हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर 2021 का। हमने जनवरी स्टार्ट किया हुआ है और आज की जो हमारी न्यूज़ है पहली वाली, वो है इंडिया की 85th रैंक मिली है। किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट में। मेरे दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया को 85th रैंक मिली है। अगर हम स्कोर देखें, इंडिया का 58 स्कोर आया है 2021 में। इंडिया का 85th रैंक और 58 आसान है याद रखना। 85 58 ओके, 85th रैंक और 58 स्कोर। अब अगर हम बात करें 2020 में, क्योंकि हर साल ये रिपोर्ट देता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में इंडिया की रैंक 84th थी। अब 84th रैंक थी मतलब कि एक रैंक इंडिया यहां पे डाउन हो चुका है। इंडिया थोड़ा सा पीछे हो चुका है, थोड़ा सा खराब हालत है इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 का जब देखा गया, क्योंकि 2020 में 84th रैंक थी और 2021 में 85th रैंक हो गया, थोड़ा सा रैंक नीचे आ गया। अभी आपको यह याद रखना है कि यह हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो कंट्रीज की रैंकिंग देता है, यह किस बेसिस पे रैंकिंग देता है, कौन से बेसिस पे इंडिया को यह रैंक मिली। तो सुनिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का जो रिपोर्ट है वो बताता है कि एक कंट्री के पासपोर्ट में कितना दम है। अब पासपोर्ट में कितना दम है, यहां पे पासपोर्ट की कुश्ती लड़ानी है क्या? ना 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 ना। पासपोर्ट में कितना पावर है, किस हिसाब से पावर है, पासपोर्ट में कितना पावर है एक कंट्री के कि उसको बाकी कंट्रीज वीजा फ्री देते हैं, बाकी कंट्रीज उस कंट्री को वीजा ऑन अराइवल देते हैं। देखो देखो देखो, पहले वीजा और पासपोर्ट आपको पता है कि नहीं है? मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा आपको बता दूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी हो सकता है। मेरे दोस्तों, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओगे तो सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट बनाया जाता है, मतलब आईडी कार्ड आपका। फॉरेन में जो आईडी कार्ड, इसको मैं लिखता हूं इंटरनेशनल आईडी कार्ड। इंटरनेशनल आईडी कार्ड, आपका आईडी कार्ड, आपके उस पे पर्सनल डिटेल्स होंगे और बाकी डिटेल्स होंगे, कब आपने ये कार्ड बनाया, सारे डिटेल उस पे होंगे। तो जो इंटरनेशनल आपकी कंट्री में आपका आईडी कार्ड चलता है, लेकिन बाहर कंट्रीज में आपका आईडी कार्ड के बदले पासपोर्ट आपका चलेगा। ये आईडी कार्ड आपको वो कंट्री देती है जहां से आप हो, ये आईडी कार्ड आपको वो कंट्री देती है जहां से आप हो, जहां के नागरिक आप हो। तो ये मेरे दोस्तों सोर्स कंट्री आपको देती है। जैसे आप इंडियन हो तो इंडिया से आपको पासपोर्ट दिया जाएगा और आप बाकी कंट्रीज में जा सकते हो, और बाकी कंट्रीज में जब आपको आईडी कार्ड दिखाना हो तो यही इंटरनेशनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट दिखा सकते हो। इसी तरह से जिस कंट्री में आपको जाना है वहां पे आपको परमिशन भी लाना पड़ता है कि उस कंट्री में आप परमिशन ले सकते हो काम करने का, वर्क का परमिशन। तो उस कंट्री में आप रह सकते हो, लिव कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, काम कर सकते हो, कितने दिन आपको उस कंट्री में स्टे करने हैं, घूमना है, ठीक है ना। तो और भी कुछ टेम्पोररी प्रोविजंस आपको मिल सकते हैं वहां पे, परमिशंस, टेम्पोररी प्रोविजंस, परमिशंस मिल सकते हैं। इन शॉर्ट इतना याद रखो, वीजा आपको मिलता है डेस्टिनेशन कंट्री से, जहां पे आप जाते हो उस कंट्री से आपको वीजा मिलता है। तो आपको जब वो कंट्री अप्रूव करेगी, हां हम परमिशन देते हैं, करो काम, रहो यहां पे, इतने दिनों के लिए रहो यहां पे, आपके लिए हम टेम्पोररी प्रोविजन परमिशंस देते हैं, कितने दिन रहोगे, क्या करना है। तो ये वीजा आपको पासपोर्ट के बाद जो मिलता है वो डेस्टिनेशन कंट्री के अप्रूवल के साथ ही मिलता है। ठीक है, इतना याद आपने रखा। अभी मेरे दोस्तों, जब किसी का पासपोर्ट स्ट्रांग होता है, किसी कंट्री का पासपोर्ट बहुत पावरफुल है, जो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बताता है, उसका मतलब है कि उसको बहुत सारे कंट्रीज बोलते हैं, आओ भाई पासपोर्ट है आपके पास, ठीक है, अब कोई वीजा नहीं चाहिए आपको, वीजा के बगैर आप रहो यहां पे। चलो एक बार आप हमारी कंट्री में आ जाओ, चलो इस कंट्री से इस कंट्री जा रहे हो, एक बार आप हमारी डेस्टिनेशन कंट्री में आ जाओ, दूसरी कंट्री में आप एक बार आ जाओ, उसके बाद हम आपका वीजा करेंगे। तो वीजा ऑन अराइवल, पहुंचने के बाद वीजा कराएंगे, कोई मसला नहीं, आप आ जाइए हमारी कंट्री में। तो एक कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है कि उसको बाकी कंट्रीज बोलते हैं, भाई कोई नहीं आपको हम वीजा फ्री करते हैं, मत, हमारी कंट्री में कोई वीजा नहीं चाहिए आपको, पासपोर्ट है आपके पास, ओके डन।
एक कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है यह आपको पता चलता है जब आपको बहुत सारे कंट्रीज बोलते हैं कि कोई मसला नहीं, जब आपके जब सिटीजन यहां पे आएंगे तो हम उसको वीजा ऑन अराइवल देंगे। एक कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है जब उसको बहुत सारे कंट्रीज बोलेंगे आपके लिए ई वीजा सर्विसेज है। एक कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है जब उसको बाकी बहुत सारी कंट्रीज बोलेंगे कि आपके लिए हम इजी ट्रैवल रखेंगे, कोई ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई ज्यादा मसला नहीं। तो असल में ये दिखाता है एक कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दिखाता है एक कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। और मेरे दोस्तों ये ज्यादातर पता है किस किस कंट्री का ज्यादा पासपोर्ट स्ट्रांग है? जबकि हम बात करें जापान की, जापान एक ऐसा कंट्री है जिसकी रैंक इन्होंने फर्स्ट दी हुई है। तो जापान की रैंक फर्स्ट है। मुझे एक बात बताओ, जापान के लोगों को जो पासपोर्ट दिया जाएगा तो वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि जापान की रैंक क्या है? जापान की रैंक मेरे दोस्तों फर्स्ट है। तो जापान के लोगों को जो ये पासपोर्ट दिया जाएगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, वो बहुत पावरफुल होगा पासपोर्ट। कैसे? जापान के लोग जब बाहर कंट्रीज में जाएंगे तो उनको वीजा फ्री मिलेगा। जापान के लोग जब बाहर कंट्रीज में जाएंगे तो बहुत सारे कंट्रीज, ऐसे नहीं सारे कंट्री लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज कितने ये सहायता देते हैं उस बेसिस पे, तो बहुत सारे कंट्रीज इसको वीजा ऑन अराइवल देंगे, बोलेंगे कोई मसला नहीं, आप आइए हमारी कंट्री में, उसके बाद वीज़ा देंगे। बहुत सारी कंट्रीज इसको ई सर्विसेज देंगे। तो कोई ई वीज़ा सर्विसेज, बहुत ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वीज़ा सर, कोई बात नहीं, ऑनलाइन आप सब कुछ करो, कोई मसला नहीं, एक फॉर्म फुलफिल करो, हम खुद ही करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बस ईजी ट्रैवल करो। तो जापान के सिटीजन्स को बहुत पावरफुल है उनके पासपोर्ट में। जापान के सिटीजन्स को बहुत इज्जत है जब वो बाकी कंट्रीज में जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा देखा जाता है कि कौन सी कंट्री है कन्फ्लिक्ट फ्री, जिसको कोई कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स ज्यादा ना हो। अगर हम वर्ल्ड वार 2 के बाद देखें तो जापान नहीं रहा है ज्यादा वार पार्टिसिपेशन में, और जापान के सिटीजन्स का काफी अच्छा रोल रहा है। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जब वो मैच हुआ था, शायद टेस्ट मैच हुआ था, उसमें जापान के जो लोग आए थे मैच देखने के लिए, उन्होंने पूरे स्टेडियम की सफाई की। तो ये दिखाता है कि लोग कितना कोऑपरेटिव है बाकी कंट्रीज के साथ। वो जापान किस तरह से वार में या बाकी डिस्प्यूट्स में पार्टिसिपेशन नहीं करता, ठीक है। और उसके लोग कितने सही है, कितने फ्रॉड, जितना फ्रॉड आएगा पासवर्ड का उतना ज़्यादा उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस और उतना ज़्यादा उसका पासवर्ड कमज़ोर, ठीक है, जितने फ्रॉड केसेस पासवर्ड के आएंगे। अभी मेरे दोस्तों इंडिया की रैंक 85th है, 58 स्कोर है। 2020 में 84th रैंक थी, एक रैंक अच्छी थी। इंडिया पीछे हुआ है 2021 में। अगर हम बात करें इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के हिसाब से, तो जापान को फर्स्ट रैंक मिली है, सेकंड रैंक सिंगापुर को मिली है, लास्ट रैंक मेरे दोस्तों अफगानिस्तान को मिली है। इसका मतलब अफगानिस्तान के लोगों का जो पासपोर्ट है बेचारों का, उनको ज़्यादा वीज़ा फ्री अराइवल, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस बाकी कंट्रीज में लगाई जाएंगी, ठीक है, ओके। अभी मेरे दोस्तों इंडिया का बेस्ट स्कोर अभी तक कौन से साल में रहा है? याद रखना, इंडिया अभी तक बेस्ट था 2006 में, 71 उसका रैंक था। 71 रैंक मतलब ठीक ठाक रैंक। यहां पे 85 रैंक बहुत नीचे रैंक था इंडिया का, 71 मतलब ठीक ठाक अच्छा रैंक था। तो अभी तक इंडिया का 71 रैंक आ चुका है, तो ये इंडिया का बेस्ट रिकॉर्ड रहा है 2006 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2006 में, ठीक है। इसी तरह वर्स्ट इंडिया का रिपोर्ट जब आया इस पासपोर्ट इंडेक्स के रिपोर्ट के हिसाब से, इंडिया का वर्स्ट 2015 में आया 88th रैंक, बहुत नीचे। आज तो फिर भी 85 है, 3 रैंक और नीचे था इंडिया 2015 में। अभी जो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का है, ये लॉन्च कब हुआ? 2006 में ये लॉन्च हुआ, और हर साल ये अपना रिपोर्ट देता है और बताता है कंट्रीज की क्या पोजीशन है, कंट्रीज के पासपोर्ट का क्या पोजीशन है बाहर, एक कंट्री के सिटीजन की बाहर क्या इज्जत है, उनकी पासपोर्ट क्या है, क्या वैल्यू है एक कंट्री का। ये डाटा जो है पासपोर्ट का पावर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो निकालता है, ये डाटा जो है, ये मेरे दोस्तों, ये हेनली पासपोर्ट जो कंपनी, ये एक्चुअली हेनली पासपोर्ट कंपनी, हेनली एक कंपनी भी है जो ये रिपोर्ट करती है, ठीक है। इन शॉर्ट, ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स निकाला जाता है, किस डाटा पे निकाला जाता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बेसिस पे। इस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में डाटा होता है रिलेटेड टू जो भी कंट्रीज़ है उनका डाटा वाटा होता है, पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डाटा के बेसिस पे ये रैंक देता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। ये पहली न्यूज़ क्लियर हो गई।
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे लगता है इंडिया का बेस्ट रैंक कौन सा रहा है, इंडिया का अभी तक वर्स्ट रैंक कौन से साल में रहा है, क्या रैंक रहा है, फर्स्ट रैंक किसकी है, लास्ट रैंक 2021 के हिसाब से किसकी है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स किसके बेसिस, डाटा के बेसिस पे ये रैंकिंग देता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं जब एक अच्छा पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट पावरफुल होता है, तो बाकी कंट्रीज उसको क्या फ़ायदा देते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों 22 जो न्यूज़ है वो है हमारी दोस्तों 2021 जनवरी की बात करें। ओके, क्या है, चंडीगढ़ ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एयर टैक्सी सर्विस, इंडिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस। देखो, अभी तक इंडिया ने एयर टैक्सी सर्विस ज़मीन पे टैक्सी सर्विस दिया है, लेकिन अब हवा में भी जहाज़ की तरफ ये टैक्सी बनाई गई हुई हैं और ये टैक्सी जो है वो आपको एयर टैक्सी सर्विसेज देंगे। तो ये किसने लॉन्च किया? चंडीगढ़ ने तो ये लॉन्च किया, लेकिन याद आपको ये रखना है, सीएम जो हरियाणा के हैं जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने ही इनॉग्रेट किया इसको, किसको? फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस को। जबकि पहले वो फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस जबकि इन्होंने इनॉग्रेट किया, तब ये एयर टैक्सी सर्विस चंडीगढ़ से लेके हिसार तक गई और ये इसका पहला फेज है। पहले फेज में ही इसने, देखो, मनोहर लाल खट्टर जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया एयर टैक्सी सर्विस को, और इनॉग्रेट करते हुए ही फर्स्ट सर्विस जो है वो दी गई, फर्स्ट फेज जो है वो चला, उसमें चंडीगढ़ टू हिसार ये फ्लाइट उड़ी, किसकी? एयर टैक्सी सर्विस की। यहां तक आपको क्लियर हो गया। पहला फेज जब हो गया, उसके बाद सेकंड फेज चला। सेकंड फेज 18 जनवरी को चला हिसार से लेके देहरादून। उसके बाद थर्ड फेज चला। थर्ड फेज में 2 मोर रूट्स ऐड किए गए। पहले ये रूट किया गया ऐड चंडीगढ़ टू हिसार, फिर सेकंड रूट आया सेकंड फेज में हिसार टू देहरादून, वो ऐड किया गया इस एयर टैक्सी सर्विस में। फिर थर्ड फेज में 2 और रास्ते ऐड किए गए, 2 और सोर्स और डेस्टिनेशन को मिला दिया गया, वो है चंडीगढ़ से लेकर देहरादून और हिसार से धर्मशाला। हिसार अब ये एयर टैक्सी सर्विस कहाँ से जाएगी? हिसार धर्मशाला, यहाँ से यहाँ, देहरादून चंडीगढ़, यहाँ से हिसार टू चंडीगढ़, ओके, और हिसार टू देहरादून। तो ये एयर टैक्सी सर्विस अभी जनवरी के महीने में यहाँ पे ये रूट्स इनमें पाए गए। अब आगे और भी रूट्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन जनवरी 23 जनवरी में 2 जो रूट्स ऐड किए गए, ये और ये 18 जनवरी को हिसार और देहरादून ऐड किया गया, ठीक है। अभी उसके बाद मेरे दोस्तों जो ये आपके सामने और एक न्यूज़ है वो है क्लेरी पोलोसेक। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। क्लेरी पोलोसेक ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया की 32 ईयर फीमेल है। ऑस्ट्रेलिया की 32 ईयर फीमेल है। कौन? क्लेरी पोलोसेक। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? इसने ऐसा क्या किया? ये दुनिया की पहली फीमेल मैच ऑफिशियल बनती है मेंस क्रिकेट टेस्ट मैच में। जो मेंस का क्रिकेट टेस्ट मैच है, उस मेंस के क्रिकेट टेस्ट मैच में जो एम्पायर का काम करते हैं, मैच ऑफिशियल की तरह उन्होंने पहली बार एक फीमेल को मेंस क्रिकेट टेस्ट मैच में फीमेल को मैच ऑफिशियल बनाया। याद रखना आप, ये जो मैच ऑफिशियल बनाया, अब मैच ऑफिशियल क्या बनाया? 4th एम्पायर इसको बनाया गया। तो इन शॉर्ट न्यूज में ये क्लेरी पोलोसेक इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की है, 32 साल की है, ये फीमेल है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये 4th एम्पायर बनी, किसमें? जबकि लड़कों का मेंस का टेस्ट मैच हुआ। अब ये मेंस टेस्ट मैच किस किस के दरमियान हुआ जिसमें ये 4th एम्पायर बनी, मैच ऑफिशियल बनी। मैच ऑफिशियल कौन सा मैच ऑफिशियल? 4th एम्पायर, ठीक है। तो बताइए ये जो मेंस टेस्ट क्रिकेट मैच था किस किस के दरमियान था? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 7 जनवरी 2021 को सिडनी में जो हुआ, उसमें ये क्लेरी पोलोसेक 4th एम्पायर बनी, ओके। तो ये पहली बार वुमेन बनती है लड़कों के खेल में एम्पायर। उसके बाद क्लेरी पोलोसेक की बात करें तो ये टेस्ट की बात है। यहां पे मैंने ऐसे गोल क्यों दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2021 में टेस्ट क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूं। लेकिन क्लेरी पोलोसेक इससे पहले भी पहली दुनिया की वुमेन बनी है जो कि एम्पायर बनी है, लेकिन ओडीआई मैच में। अभी जो ये 2021 का जनवरी है, इसमें जो ये न्यूज है ये टेस्ट मैच के रिलेटेड है। दुनिया में पहले टेस्ट मैच में यही बनी और ओडीआई में भी यही बनी। अब सुनिए, 2019 में ही ये पहली दुनिया की ऑन फील्ड एम्पायर बनी थी। यहां पे तो 4th एम्पायर की बात हो रही है टेस्ट मैच में, लेकिन ओडीआई में 2019 में जो ओडीआई खेला गया,
ओडीआई खेला गया था नाम्बिया वर्सेस ओमान, ओमान के दरमियान। कहाँ पे खेला गया था? विंड हॉक, नाम्बिया में जगह है विंड हॉक, वहाँ पे खेला गया है। ये इंपॉर्टेंट उतना याद नहीं है रखना, लेकिन ये याद रखो कि यही वो क्लैरी पोलोसैक है जो कि 2019 में फर्स्ट वुमेन बनी थी ओडीआई में भी, अंपायर बनी थी। वो ऑन फील्ड तब बनी थी। ऑन फील्ड होता है जो फील्ड में, फील्ड अंपायर्स होते हैं जो फील्ड में अंपायर होते हैं, जो आप देखते हो टीवी में। तो न्यूज़ आप अगर सवाल ऐसे आ सकता है, आप बताइए क्लैरी पोलोसैक दुनिया की पहली वुमेन ऑन फील्ड ओडीआई बनी है, पहली वुमेन ऑन फील्ड एम्पायर बनी है कि नहीं बनी है? हाँ। तो कब बनी है? 2019 में बनी है। किस किस के दरमियान मैच था? नाम्बिया वर्सेस ओमान। कहाँ पे मैच था? नाम्बिया में, विंड हॉक में। अच्छा, अगर ये सवाल आए कि आप बताइए दुनिया की ऐसी वुमेन बताइए जो कि टेस्ट मैच में भी पहली मैच ऑफिशियल बनी है, लेकिन वहां पे वो फील्ड एम्पायर नहीं बनी, फोर्थ एम्पायर बनी, तो उसका नाम क्लैरी पोलोसैक है। अब किस किस के दरमियान मैच था ये भी याद रखो, कब था मैच, ठीक है। अब एक बात याद रखो, फोर्थ एम्पायर जो ये बनी इस टेस्ट मैच में, उसका काम क्या होता है? नई बॉल लाना जब उसकी जरूरत पड़े, अब ड्रिंक्स विक्स देना अंपायर्स को और बाकी ड्रिंक्स देना, पिच को लंच के दरमियान रखवाली करना, पिच स्विच के बारे में देखना, जब लंच वंच होता है उसके दरमियान उसके दरमियान लंच के दरमियान पिच के बारे में देखभाल करना, ये फोर्थ एम्पायर का काम है। इतना ही नहीं, फोर्थ एम्पायर कभी कभी थर्ड एम्पायर बन जाता है अगर थर्ड एम्पायर एब्सेंट हो या कोई प्रॉब्लम आ जाए। थर्ड एम्पायर फील्ड एम्पायर बन सकता है जब फील्ड एम्पायर्स जख्मी या कोई मसला हो जाए फील्ड एम्पायर्स के साथ, बीमार या कुछ भी हो, तो इसके एब्सेंस में थर्ड एम्पायर फील्ड एम्पायर बनता है और फोर्थ एम्पायर थर्ड एम्पायर बन सकता है, ठीक है। अब क्लैरी पोलोसैक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली वुमेन ये ओडीआई की थी, तब तो ऑन फील्ड एम्पायर बनी, और टेस्ट मैच में भी ये पहली वुमेन बनी, लेकिन फोर्थ एम्पायर की रूप में, ओके, फोर्थ एम्पायर की जगह, ओके। उसके बाद है मेरे दोस्तों अगली न्यूज़ जो है हमारी वो है जे.एंड.के यूटी जो है, याद रखना जे.एंड.के यूटी के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया, याद रखना लॉन्च किया सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कि मनोज सिन्हा जो जे.एंड.के यूटी का एलजी है, उन्होंने लॉन्च क्या किया? सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन ये आप प्ले स्टोर से, आप भी एंड्रॉयड मोबाइल अगर यूज़ करते हो तो आप भी ये मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अब ये सतर्क नागरिक जो कि जे.एंड.के मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया, ये क्यों किया? ताकि करप्शन जे.एंड.के यूटी में चेक हो जाए। कैसे हो जाएगा? सिटीजन्स अपनी ग्रेवेंस, सिटीजन्स अपने सवाल सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि डायरेक्ट पहुंच जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में और चेक किया जाएगा कहां पे करप्शन है। तो आपके साथ जब भी कोई करप्शन का मसला हो जाए, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी ग्रीवेंसेस बताइए और बताइए कि यहां पे करप्शन हो गया और ये बंदा जो है मुझसे पैसे मांग रहा था, वो हो रहा था, ये हो रहा था, तो एक्शन ली जाएगी। अब ये तो सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर हम मनोज सिन्हा की बात करें तो इन्होंने अगस्त 2000, अच्छा एक बात पहले बता दूं आपको, थोड़ा सा वैसे पता ही होगा। जे.एंड.के यूटी का एलजी जो है पहले जो बना जीसी मुर्मू बना। जीसी मुर्मू कब बना? अक्टूबर 2019 से लेके अगस्त 2020 तक। फिर उसके बाद मनोज सिन्हा बना अगस्त 2020 के बाद आज तक, ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं फरवरी 2021 में। तो दोस्तों ये मनोज सिन्हा अगस्त अभी तक चल रहा है। अब जब जीसी मुर्मू साहब यहां पे थे तो उन्होंने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम था मेरा वतन ऐप, ओके। अब ये मेरा वतन ऐप क्या है? मेरा वतन ऐप है जो कि लॉन्च कब किया था जीसी मुर्मू ने? जून 2020 को। ये क्या है? एम्प्लॉयज़ ऑफ जे.एंड.के के लिए ये ऐप लॉन्च की गई थी। एम्प्लॉयज़ ऑफ जे.एंड.के की सैलरी उनको अच्छी तरह हो, ट्रांसपेरेंसी रहो, अच्छी तरह स्मूथ फंक्शनिंग हो, टाइम पे सैलरी मिले, तो ज़्यादातर ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए मेरा वतन ऐप जीसी मुर्मू साहब ने लॉन्च किया था। अगर मनोज सिन्हा की बात करें तो इन्होंने और एक ऐप अक्टूबर 2020 में ही लॉन्च किया था, माता वैष्णो देवी ऐप। इसमें क्या कर सकते हो? जिसके पास ये ऐप होगी, जिस भी बंदे के पास, वो लाइव दर्शन कर सकता है माता वैष्णो देवी का। अभी आज की जो जनवरी की न्यूज़ है उसमें सवाल मैं आपको पूछता हूं, आप बताइए जनवरी 2021 में मनोज सिन्हा ने एक ऐप लॉन्च की, उसका नाम बताइए, आपके सामने है। सवाल है कि मनोज सिन्हा ने ये एप्लीकेशन लॉन्च की किसके लिए? करप्शन चेक करने के लिए। इसमें सिटीजन्स अपने ग्रीवेंसेस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद है मेरे दोस्तों बंधन बैंक। देखो बंधन बैंक जो है ना, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडियन आर्मी के साथ, एक एग्रीमेंट किया इंडियन आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी के साथ
बंधन बैंक ने एग्रीमेंट किया, बोला कि हम आर्मी पर्सनल्स को देंगे क्या, सूर्या सैलरी अकाउंट। तो सूर्या सैलरी अकाउंट हम आर्मी पर्सनल्स को देंगे, जो ये डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको हम सूर्या सैलरी अकाउंट देंगे। अभी सूर्या सैलरी अकाउंट में इन डिफेंस पर्सनल्स को फायदा क्या आएगा, याद रख लीजिए इसमें क्या क्या फायदा आएगा। जीरो बैलेंस अकाउंट, आप अकाउंट खोल सकते हो जीरो बैलेंस पे, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। तो ये सर्विसेज मिलेंगे किनको, ये डिफेंस पर्सनल्स को, बंधन बैंक के थ्रू, कि आप जब भी सूर्या सैलरी अकाउंट खोलेंगे तो जीरो बैलेंस पे आप अकाउंट खोल सकते हो, कोई मसला नहीं। आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा देंगे एज कंपेयर टू बाकी बैंक्स। आप अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, जितना पैसा आप एटीएम से निकालो, जितनी बार ट्रांजैक्शन करो आपकी मर्जी। और एट एनी एटीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बंधन बैंक नहीं, किसी भी एटीएम से आप कितना भी ट्रांजैक्शन करो कोई मसला नहीं, अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन। ये आर्मी पर्सनल्स के लिए फायदा है यहां पे। इतना ही नहीं, अगर कोई डेथ हो जाती है तो 30 लाख का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई बच्चा आपका एजुकेशन कर रहा है तो उसको हर साल 1 लाख मिलेगा 4 सालों के लिए। उसको हर साल 1 लाख मिलेगा पढ़ाई के लिए, और ये चलेगा उसके 4 सालों के लिए, मतलब 4 लाख मिलेंगे 4 सालों में, ठीक है। तो ये बंधन बैंक के जरिए सूर्या सैलरी अकाउंट सर्विसेज मिलेंगे डिफेंस पर्सनल्स को। उसके बाद है और एक न्यूज मेरे दोस्तों, जापान जो है ना, जापान ने याद रखना अनाउंस किया दुनिया का पहला सैटेलाइट ऑफ वुड। मेरे दोस्तों, दुनिया का पहला सैटेलाइट लकड़ी का। जापान बोल रहा है मैं बनाऊंगा। कब बनाऊंगा? जापान बोल रहा है मैं बनाऊंगा दुनिया का पहला सैटेलाइट लकड़ी का। कब? 2030 तक, ये जापान बता रहा है। चलिए, ये न्यूज़ तो अभी उसमें खास बातें, ऑफिशियली न्यूज़ ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन सुनिए एक बात। अब मुझे एक बात बताइए, इंडिया, अच्छा, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन? वुड की बात नहीं, वैसे स्पुतनिक फर्स्ट है, रशिया ने इसको लॉन्च किया। ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है या सैटेलाइट है। और मेरे दोस्तों 1957 में इसको लॉन्च किया गया लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब ज़्यादा दूर नहीं, ज़मीन के नज़दीक ही ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अब इंडिया का आप बताइए ऐसा कौन सा पहला सैटेलाइट है जो इंडिया ने लॉन्च किया? तो मेरे दोस्तों, आर्यभट्टा इंडिया का पहला सैटेलाइट है। अगर हम बात करें 1975 में इंडिया का आर्यभट्टा को लॉन्च किया गया, लेकिन इसको इंडिया से लॉन्च नहीं किया गया, बनाया आर्यभट्टा को इंडिया ने, इंडिया के इसरो ने इसको बिल्ड किया, लेकिन लॉन्च इंडिया से नहीं किया गया। देखो याद रखना, बिल्ड तो किया इंडिया ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडिया ने बिल्ड किया, लेकिन आर्यभट्टा को लॉन्च इंडिया से नहीं किया गया था। लॉन्च इसको किया गया था रशियन व्हीकल लॉन्चिंग सेंटर से, रशिया से, ठीक है। रशिया ने आर्यभट्टा को लॉन्च किया, लेकिन था ये इंडिया का बनाया हुआ। सर, फिर ऐसा कौन है जो इंडिया ने ही लॉन्च किया और इंडिया का ही बनाया? तो इंडिजीनियस जो सैटेलाइट है इंडिया का, वो है मेरे दोस्तों रोहिणी IRS। शायद ये अच्छी तरह आप चेक कर लेना, जितना मुझे याद है, इस पे कंफ्यूजन भी है, लेकिन याद है 99% चांसेस है यही सही हो, लेकिन फिर भी देख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई इंफॉर्मेशन बाहर जाए। 99.9% मुझे लगता है सही है, 0.1 आप चेक कर लेना, ठीक है। ये पहला इंडिया का इंडिजिनस सैटेलाइट है। उसके बाद मेरे दोस्तों 27th न्यूज़ क्या है जनवरी 2021 की कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे बनाया गया किसके बेसिस पे? विवेकानंदा की जयंती पे। अब एक बात याद रखो, 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, देखो भाई, विवेकानंदा जो है वो यूथ आइकन माना जाता था। तो 1984 में गवर्नमेंट ने बोला इस 12 जनवरी को हम मनाते हैं विवेकानंदा की याद में नेशनल यूथ डे, क्योंकि विवेकानंदा यूथ आइकन माना जाता था। और 1985 से इसको सेलिब्रेट किया गया। कब? 12 जनवरी को। अब ये 2021 में जब इसको सेलिब्रेट किया गया, इस फेस्टिवल को, नेशनल यूथ डे को, ये 158th बर्थ एनिवर्सरी थे विवेकानंदा साहब की। अब जब ये 2021 में इसको लॉन्च मनाया गया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको एड्रेस किया। और याद रखना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 की थीम क्या है इस नेशनल यूथ डे की या विवेकानंदा जयंती की 12 जनवरी में जो मनाया गया? उसकी थीम है युवा उत्साह नए भारत का। उसके बाद न्यूज़ है कि यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया एक कमेटी। कौन सी कमेटी? एम्पावर्ड कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन।
और किसके चेयरमैनशिप के अंडर ये बनाया गया? चेयरमैन इसको बनाया गया, इस कमेटी का चेयरमैन, कौन सी कमेटी? एम्पावर्ड कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला ना इस कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया जनवरी 2021 में? आर.एस. शर्मा को। मेरे दोस्तों, इस कमेटी में 10 मेंबर होंगे। 10 मेंबरों में हेल्थ मिनिस्ट्री से मेंबर होंगे और उडाई ऑफिशियल से मेंबर होंगे। इसी तरह अगर हम आर.एस. शर्मा की बात करें, जिसको चेयरमैन बनाया गया, इस कमेटी का हेड बनाया गया इस कमेटी का, तो वो इससे पहले फॉर्मर, मतलब इससे पहले ट्राई चीफ थे आर.एस. शर्मा। अब मैं आपको 2 होमवर्क देता हूं, कौन कौन सी आप बताइए। योडाई की फुल फॉर्म और वो क्या होता है, और ट्राई की फुल फॉर्म और वो क्या होता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये करंट अफेयर हो गया। बाय।